एनएमसी को लागू हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। कई सारी नीतियां थीं जो छात्रों के हित में थीं। इनमें से एक ज़रूरी बात ये थी कि जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो कम हो जाएगी लगभग 50% सीटों पर, और इसको लेकर एक ड्राफ्ट गाइडलाइन एनएमसी ने जारी की थी जून 2021 में। ऐसे में कई सारे गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र ऐसे हैं जिनको सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो फीस कम होगी इससे उनका मेडिकल में पढ़ाई करने का सपना पूरा हो पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई फीस कम होगी? डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, आपको बताऊंगा डेटा के साथ कि कितने छात्रों को फायदा हो सकता है और कितना फायदा हो सकता है। आज से लगभग 1 वर्ष पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसी एनएमसी बिल के प्रावधान के ऊपर, जिसमें मैंने ये कहा था कि फायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल नुकसान होने की तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कोई फायदा होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, स्वागत करता हूं आप सबका होम एडुकेयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आपको बताने वाला हूं कि एनएमसी बिल में जो एक्ट है 50% प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो कम फीस पर उपलब्ध होंगी, इनका कितना फायदा छात्रों तक पहुंचने वाला है। डायरेक्ट एडमिशन जो टर्म था अब वो लीगल नहीं रहा। डायरेक्ट एडमिशन जैसी कोई भी चीज एमबीबीएस में नहीं होती। अगर आपको एनआरआई कोटे की वैकेंट सीट्स लेनी हो या फिर मैनेजमेंट की सीट लेनी हो, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही आना है। ऐसे में अगर कैपिटेशंस कॉलेज में नहीं लगते हैं तो फिर इतने सारे ऑफर्स आपके फ़ोन कॉल पे और एसएमएस पर क्यों आते हैं? ये सोचने वाली बात है। आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले भी नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वो काफ़ी बेहतर मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। कमेंट करके अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। अगले पॉइंट में यह बात कही गई है कि हर एक राज्य में एक फीस फिक्सेशन कमेटी होगी और वो निर्धारण करेगी प्राइवेट कॉलेज की फीस का। जानकारी के लिए बता दूं, लगभग सभी राज्यों में ऐसी कमिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं और वही फीस का निर्धारण करते आई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो उसमें कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये नो प्रॉफिट पर चलेंगे। जी हाँ, इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगा उसी को डिवाइड करके फीस में बांट दिया जाएगा छात्रों पर, ताकि अत्यधिक लोड ना आए। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि नो प्रॉफिट पे कोई भी कॉलेज काम कर रहा हो, इस बात को साबित कैसे करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है देश भर में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये हर साल घाटे में होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यह बातें उनके ऑडिट रिपोर्ट में लिखी होती हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट सरकार के पास जाती है और हर बार सरकार या फिर जो स्टेट की फिक्सेशन कमेटी है फीस की, वो फीस में इजाफा कर देती है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि लगभग देश के सभी राज्यों में हर वर्ष जो कॉलेज की फीस है वो बढ़ जाती है। कर्नाटक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कर्नाटक के मेरिट कोटे की बात करूं तो 2020 में ये फीस बढ़ के 10 लाख हो गई थी। वहीं 2019 में ये 8 लाख रुपए प्रति वर्ष थी और 2018 की बात करें तो ये 6,30,000 रुपए थी। यही स्थिति लगभग सभी राज्यों की है। ऐसे में कोई भी कॉलेज नो प्रॉफिट पे काम करे और उसके प्रॉफिट या घाटे का निर्धारण कौन करे, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता इससे कोई भी फायदा फीस में छात्रों को मिलेगा। ड्राफ्ट में एक बात यह भी कही गई है कि जो हॉस्पिटल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और जो कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं इनको अलग अलग अकाउंट किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कॉलेजेस ये बताते हैं कि उनके हॉस्पिटल को रन करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च आ रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, ऐसे में छात्रों की फीस बढ़ाई जानी चाहिए। तो इसी बात को लेकर दोनों अकाउंट्स को अलग अलग मेंटेन करने की बात कही गई है। वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना खर्च होता है यह हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बहरहाल सरकार से उम्मीद करता हूं कि जो कॉलेजेस के घाटे हैं इन पर वो अपने नियमों से नियंत्रण लगा सके और कुछ फीस में कमी का लाभ जो है वो छात्रों तक पहुंच सके। कुछ और बातें हैं जहां सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए गए हैं और जो हॉस्टल चार्जेस हैं उनको एक्चुअल बेसिस पे लेने की बात कही गई है। कम से कम अगर ये सुविधाएं भी सरकार दे पाए, अगर इतना नियंत्रण सरकार प्राइवेट कॉलेजेस पे कर पाए तो भी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात कर लेते हैं कि ये 50% लागू हो जाता है तब कितने छात्रों को फायदा होगा। सबसे पहले बात करता हूं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। 2020 की बात करें तो 45 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थीं जिनमें लगभग 8,000 सीटें थीं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल से कंट्रोल होती हैं। स्टेट की जो फिक्सेशन कमेटी है फीस की वो इन पर नियंत्रण नहीं रखती। ऐसे में अगर फीस की बात करूं तो 2020 में 45 में से 42 जो कॉलेज हैं इनकी फीस 15 लाख से भी ज़्यादा थी। ऐसे में अगर ये 50% वाला नियम लागू हो जाता है तकरीबन 4,000 ऐसे छात्र होंगे जो कम फीस का फायदा उठा पाएंगे। वहीं बाकी के जो 4,000 छात्र हैं उनके लिए जो फीस का बोझ है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। आइए अब राज्यवार देख लेते हैं कि कौन से राज्य में
इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में 55% सीटें जो हैं वो डोमिसाइल्ड स्टूडेंट के लिए उपलब्ध हैं और उनकी जो प्रतिवर्ष फीस है वो 1,28,000 रुपये है। तकरीबन 10 से 15% सीटें ओपन कैटेगरी की हैं, जहां पे 2020 में जो फीस रही थी वो 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष रही थी। बाकी 15 से 20% सीटें जो हैं वो एनआरआई और अदर कैटेगरी में आती हैं और इन्हीं कॉलेजेस की फीस यहाँ पर बढ़कर 40 लाख से 50 लाख रुपीस पर ईयर हो जाती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो स्टेट कोटे की 55% और ओपन कोटे की 15%, इन दोनों को अगर जोड़ के देखा जाए तो 70% सीटें जो हैं वो ऑलरेडी कम फीस पर उपलब्ध हैं। ऐसे में कंक्लूजन ये निकलता है कि ये 50% वाली बात अगर लागू होती है तो स्टेट होम स्टेट के छात्रों के लिए या फिर आउटसाइडर छात्रों के लिए कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ड्राफ्ट में ये बात कही गई है कि अगर किसी राज्य में 50% से ज़्यादा सीटें ऑलरेडी कम फीस पर उपलब्ध हैं तो इस मॉडल को चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसे में इस बिल के लागू होने से कर्नाटक में पढ़ाई करने के लिए कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बात करें दूसरे बड़े राज्य महाराष्ट्र की, 16 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनमें 85% जो सीट्स है वो स्टेट कोटे में आती है, 15% एनआरआई कोटा है। इसी 15% एनआरआई कोटे में 2020 से आउटसाइडर स्टूडेंट को भी ओपन कर दिया गया है। फीस यहाँ पे 40 से 60 लाख पर ईयर है। लेकिन बात करें अगर स्टेट कोटे की तो स्टेट कोटे में 16 में से 14 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस 7 लाख से लेके 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष के आसपास है। ऐसे में अगर ये नियम लागू भी होते हैं तो स्टेट कोटे के स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं मिलेगा और जब 85% सीट्स जो हैं वो कम फीस पर उपलब्ध हैं तो जाहिर सी बात है आउटसाइडर को भी कोई फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें अगर गुजरात राज्य की तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा है। जी हाँ, वहाँ के जो भी डोमिसाइल्ड स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में कम फीस पर पढ़ सकते हैं। टोटल सीट्स की 75% सीट्स जो है वो 6 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष पर उपलब्ध है। 10% मैनेजमेंट कोटा है जिनकी फीस 12 लाख टू 15 लाख पर ईयर है। वहीं 15% एनआरआई कोटा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 75% सीट्स जो हैं वो 6 से 8 लाख पर उपलब्ध हैं। ऐसे में इस बिल के प्रभावी होने से कोई भी फर्क यहाँ के सिस्टम पर नहीं पड़ेगा और बाहरी छात्र अलाउड नहीं है गुजरात में। ऐसे में जो दूसरे स्टेट के छात्र हैं उनको भी यहाँ पे कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। 85% सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटे में उपलब्ध हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। यहाँ पे जो फीस है वो 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। आउटसाइडर अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन राउंड 1 के बाद अगर सीटें रिक्त बचती हैं वो तब उसके लिए एलिजिबल होंगे। 15% सीटें जो हैं वो एनआरआई कोटे में है। इस तरीके से आप देखते हैं तो 85% सीट्स जो हैं वो 8 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस पर उपलब्ध हैं। इसे आप कम फीस मान सकते हैं क्योंकि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि अगर सरकारी कॉलेज से आप चूक जाते हैं तो कम से कम 50 लाख रुपए आपके खर्च होने ही हैं। इस तरीके से देखा जाए तो इस बिल के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में भी वहाँ के स्थानीय छात्रों को या फिर बाहरी छात्रों को कोई फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ की भी है। छत्तीसगढ़ में 2 ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। यहाँ पे भी जो फीस है स्टेट कोटे के लिए वो 7 से 8-9 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। ऐसे में कोई भी असर छत्तीसगढ़ पे भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें पंजाब राज्य की तो यहाँ पे जो 50% सीट्स है वो गवर्नमेंट कोटे के अंतर्गत प्राइवेट कॉलेजेस में भी 4 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस पर उपलब्ध है। बाकी की 35% सीट जो है मैनेजमेंट कोटे में है। लगभग 9 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है वहां पर, 1-2 कॉलेजेस को छोड़कर। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 80 से 85% सीटें जो हैं वो 9 लाख रुपए प्रति वर्ष या इससे कम की फीस पर उपलब्ध हैं। आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। ऐसे में जो 50% वाली बात है यहाँ पर भी गलत साबित होती है क्योंकि ऑलरेडी 85% सीट्स जो हैं वो कम फीस पर उपलब्ध हैं। वापस चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में स्टेट कोटे में 50% सीट्स हैं जिनकी फीस मात्र 15,000 रुपए प्रति वर्ष है। मैनेजमेंट कोटे में 35% सीट्स हैं जिसपे आउटसाइडर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उनको 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस देनी है। 15% सीटें जो है एनआरआई कोटे में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 85% सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी काफी कम फीस पर उपलब्ध हैं। यही स्थिति तमिलनाडु की भी है। स्टेट कोटे में 50% सीटों के लिए 4 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है। मैनेजमेंट कोटे में 35% सीटें हैं जिनकी फीस 12,50,000 रुपए है और एनआरआई में 15% सीटें हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी 85% सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी कम फीस पर उपलब्ध हैं। बिल का कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। यही स्थिति तेलंगाना में भी है। स्टेट कोटे में 50% सीटें हैं जिन पे 4 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है। मैनेजमेंट कोटे में 35%
सीट्स हैं। आउटसाइडर अलाउड है वहाँ पे, यहाँ पे 11,50,000 की फीस है। एनआरआई कोटे में 15% सीट्स हैं। कुल मिला के 85% सीट्स जो हैं वो कम फीस पर उपलब्ध हैं। बात करें पौंडीचेरी राज्य की, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 450 एमबीबीएस की सीटें हैं। 2 माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। ऐसे में केवल 110 सीटें ओपन कैटेगरी की हैं, जिसमें दूसरे राज्य के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे राज्य के छात्रों के लिए जो फीस है 16 लाख रुपए प्रति वर्ष है, लेकिन जो स्टेट कोटे की फीस है वो 3,80,000 रुपए है। ऐसे में ये बिल लागू होती है तो 20 से 25% सीटें जो है वही आउटसाइडर के लिए अवेलेबल हैं। कोई भी फायदा आउटसाइडर को या फिर स्टेट कोटे के स्टूडेंट को होता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। बात करें केरल राज्य की, तो सबसे कम फीस के लिए जाना जाता था। 6 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस थी। हालांकि 2020 में ये फीस बढ़ के 7 से 15-16 लाख रुपए प्रति वर्ष तक भी हो गई है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो 70% सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटे में उपलब्ध हैं। 15% ओपन कोटा है, जिसमें दूसरे राज्य के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी 7 लाख से लेकर 15 लाख की फीस लागू होती है। वहीं जो बाकी का बचा हुआ 15% है वो एनआरआई कोटे के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ भी 80 से 85% टोटल सीटों पे जो फीस है वो 7 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक है। तो कोई खास बेनिफिट यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें ओडिशा राज्य की, तो 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। दोनों में जो फीस है वो 8 लाख रुपीस पर ईयर की है। आउटसाइडर अलाउड नहीं है। ऐसे में 85% सीट्स जो हैं वो 8 लाख पर ईयर की फीस पर अवेलेबल हैं। बाकी का 15% जो है वो एनआरआई कोटा है। तो यहाँ पर भी आपको बिल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में आखिर कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे फायदा होगा और कितना होगा, अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। वेस्ट बंगाल में 35% सीट्स स्टेट कोटे में आती हैं, जिनके लिए जो पर ईयर की फीस है वो 4 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। 50% सीट्स जो है मैनेजमेंट कोटे में है, ओपन फॉर ऑल हैं। यहाँ पे जो एवरेज फीस है वो अब बढ़कर 18 लाख रुपए प्रति वर्ष की हो चुकी है। बाकी की बची हुई 15% सीटें जो है वो एनआरआई कोटे में आती हैं। ऐसे में अगर 50% वाली बात यहाँ पर लागू होती है तो 15% और स्टूडेंट जो स्टेट कोटे के हैं उनको फायदा हो जाएगा। ये संख्या तकरीबन 135 होगी वर्तमान में जो मौजूदा सीट्स हैं उनके हिसाब से, यानी कि 135 और छात्रों को स्टेट कोटा का लाभ मिल जाएगा और इसका नुकसान उठाएंगे मैनेजमेंट कोटे के स्टूडेंट। ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में जो फीस है 18 लाख प्रति वर्ष की, इसके बढ़कर 22 लाख रुपए प्रति वर्ष होने की बातें सामने आ रही हैं। अब बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के लिए। यहाँ पे 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 300 सीटें हैं। स्टेट कोटे में 50% सीटें हैं। फीस की अगर बात करूं तो 8 लाख से लेकर 13 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस स्टेट कोटे के लिए है। वहीं बाकी की जो 50% सीटें मैनेजमेंट कोटे में हैं वहां पे जो फीस है वो 18 से 22 लाख रुपए प्रति वर्ष है। यानी कि अगर 50% वाली बात यहाँ पर लागू होती है तो 150 जो छात्र स्टेट कोटे के होंगे उनको फायदा हो सकता है। वहीं आउटसाइडर की अगर बात करूं तो उनके लिए जो फीस 18 से 22 लाख रुपए प्रति वर्ष है, यहाँ पे और ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। बात करें अगर हरियाणा राज्य की, 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 3 की फीस 2020 में 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी। बाकी के जो 2 कॉलेजेस हैं इनकी फीस 15 से 18 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी। ऐसे में अगर यहाँ पे 50% वाली बात लागू होती है तो तकरीबन 100 से 125 छात्रों को थोड़ा फायदा पहुंच सकता है और जो मैनेजमेंट कोटे में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी होंगे उनको ज्यादा फीस का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए अब आपको 3 ऐसे राज्यों के बारे में बताता हूं जहां पे इस 50% प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कम होने का सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। नंबर 1 पे आता है राजस्थान, जहां 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 1300 एमबीबीएस सीट्स हैं। यहाँ पर कोई भी एनआरआई कोटा नहीं है। 85% सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटे में है और यहाँ पे स्टेट कोटे में ही जो फीस है वो 18 लाख से लेकर 21 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। बाकी बचे हुए 15% मैनेजमेंट कोटे में जो फीस है वो 20 लाख से लेकर 26 लाख तक है। आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, लेकिन अगर राउंड 1 के बाद सीट वैकेंट होती है तो दूसरे राज्य के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए जो फीस है वो 20 से 26 लाख रुपए के बीच होती है। कई बार सीट्स वैकेंट रहती हैं तो नेगोशिएट भी होती है। बहरहाल कोई भी स्टेट कोटा, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कोटा वहां पर नहीं है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में 10 सीटें हैं जो कि कम फीस पर उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर ये एनएमसी का इम्पैक्ट यहाँ पर लागू होता है तो जो सबसे ज्यादा फायदा है वो देखने को मिलेगा। तकरीबन 650 राजस्थान के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट होंगे जिनको फीस में फायदा मिलेगा और जो बाहरी छात्र हैं उन पे कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो फीस है वो 20 से 22 लाख रुपए 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। ऐसा ही फायदा मिलता दिखाई दे रहा है बिहार राज्य में, जहां की 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें हैं।
3 कॉलेजेस की जो फीस है वो 7 से 9 लाख रुपए प्रति वर्ष की है, वहीं बाकी 3 की जो फीस है वो 12 से लेकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। अगर एनएमसी इम्पैक्ट यहाँ पर ये फीस को लेकर देखने को मिलता है, ऐसे में तकरीबन 350-375 स्टूडेंट जो कि बिहार डोमिसाइल्ड होंगे उनको फायदा मिलेगा। लेकिन इन सीटों पे जो कि दूसरे राज्य के बच्चे कम फीस पर 7 से 9 लाख की फीस पर पढ़ रहे थे, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उनके लिए जो मैनेजमेंट कोटे की फीस है वो ज्यादा हो सकती है। और अंत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की, जहां पे 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 4100 सीट्स हैं और ये पूरी की पूरी सीट्स जो हैं वो ओपन हैं। कोई एनआरआई कैटेगरी नहीं है, कोई भी स्टेट कोटा नहीं है। औसत फीस की अगर बात करूं तो माइनॉरिटी 4-5 कॉलेजेस को अगर छोड़ देते हैं तो 11 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है यहाँ पर। ऐसे में अगर एनएमसी बिल का ये इम्पैक्ट यहाँ पे होता है तो जो फीस है वो और अगर कम होती है तो 50% यानी कि लगभग 2000 स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। वहीं बाकी की जो 50% सीट्स हैं उन पे फीस बढ़ने की भी उम्मीद है। हो सकता है यह फीस बढ़कर 20 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की हो जाए, या फिर जो फायदा देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में कि कम स्कोर पर भी कम बजट में सीटें मिल जाया करती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, ये देखने को नहीं मिलेगा। जो दूसरे राज्य के छात्र होंगे उनके लिए मेरिट या तो बहुत ज़्यादा हाई होगी या फिर उनका बजट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो डोमिसाइल्ड हैं ऐसे 2000 छात्रों को यहाँ पे फायदा जरूर देखने को मिलेगा। फाइनली ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि एनएमसी बिल में जो 50% प्राइवेट कॉलेज की सीट्स को कम फीस पे उपलब्ध कराने की बात की गई है, यह सुनने में जितनी अच्छी लगती है वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है। अगर ये लागू हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा फायदा स्टूडेंट को नहीं होगा। 3 बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, यहाँ के तकरीबन 3000 छात्रों को फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसे छात्र जो कि किसी दूसरे राज्य में अप्लाई करते हैं इनको हर जगह पे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2021 में लगभग 16 लाख अभ्यर्थी हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर सीटों की संख्या की बात करें तो 40,000 सीट्स हैं। ऐसे में अगर ये प्रावधान लागू हो भी जाता है तो बमुश्किल 3 से 4,000 स्टूडेंट को फायदा होगा, खासकर उनको जो अपने होम स्टेट के होंगे, यानी कि दूसरे राज्य में आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये था डेटा एनालिसिस। मैंने आपको विस्तार में बता दिया कि बहुत ज़्यादा इस पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है कि इस प्रावधान से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। ये डेटा दिखाने का मकसद आपको निराश करना नहीं था बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना था। हमारी कोशिश होती है कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो आप तक पहुँचे। ऐसे में जो भी वक्त बचा है उसे आप अपनी तपस्या में लगाएं। तपस्या कठिन होगी तो फल मीठा होगा। अच्छे स्कोर लेकर आएं। जितना ज्यादा अच्छा नीट का स्कोर होगा आपको उतनी कम फीस देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा स्कोर होगा तो अच्छे सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर पाएंगे। एग्जामिनेशंस के लिए आप सभी स्टूडेंट को शुभकामनाएं। जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।